नमस्कार, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन पर जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बीसीसीआई ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो बीसीसीआई ने अपने एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष के लिए शरद कुमार को नियुक्त किया। किसे? शरद कुमार। तो कौन है शरद कुमार? शरद कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जो यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। 68 वर्ष इनका उम्र है। इनका उम्र कितना है? 68 वर्ष। तो शरद कुमार एक 68 वर्षीय यूपी बरेली के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी है, जिसे बीसीसीआई ने अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शरद कुमार। ठीक है, अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस ओलंपिक खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक से संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो ओलंपिक खिलाड़ी दीपा कर्मकार। कौन है भाई? दीपा कर्मकार ओलंपिक खिलाड़ी है, ओलंपिक के जिम्नास्टिक खिलाड़ी है, जिसने जिम्नास्टिक से संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो दीपा कर्मकार जो सन 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक, उस रियो ओलंपिक में सिर्फ कुछ अंकों से कांस्य पदक के लिए ये चूक गई थी। सिर्फ कुछ अंकों से कांस्य पदक के लिए ये चूक गई थी। तो दीपा कर्मकार ने अब अपने जिम्नास्टिक से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दीपा कर्मकार। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल हमारा आ रहा है, जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो जल जगार महोत्सव जो 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जो जल से रिलेटेड महोत्सव है। तो ये जल, इसलिए इसका नाम जल जगार महोत्सव है। तो जल जगार महोत्सव जो 5-6 अक्टूबर 2024 को धामतरी, कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई? धामतरी। तो धामतरी में आयोजित किया गया था, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। तो जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह छत्तीसगढ़ के धामतरी में आयोजित किया गया था 5 और 6 अक्टूबर को। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। अंतर संसदीय, क्वेश्चन नंबर 4 में जंप करते हैं। अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ की गई। तो अंतर संसदीय संघ की बैठक, अंतर संसदीय संघ की बैठक ये किया गया है जेनेवा में। कहाँ किया गया था? जेनेवा में। तो यह जेनेवा में किया गया था, जिसके लिए भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन किए थे? तो भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो भारत के लोकसभा के स्पीकर है, वो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो अंतर संसदीय संघ की बैठक जो जिनेवा में हुआ था, वहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिनेवा। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस, जो वायुसेना का स्थापना, भारत में वायुसेना का स्थापना भारत में वायुसेना की स्थापना को दर्शाता है, जो वायुसेना का स्थापना ब्रिटेन, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासनकाल था, तो ब्रिटिश के शासनकाल में 8 अक्टूबर 1932 को भारत में वायुसेना का स्थापना किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में वायुसेना की स्थापना के लिए मनाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 अक्टूबर।
अगले सवाल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये डेट के रिगार्ड में क्वेश्चन था तो आपको महत्वपूर्ण डेटों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अक्टूबर 1 से लेकर 13 अक्टूबर तक का डेट यहाँ पे दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये तीनों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस 1 अक्टूबर 1991 से ये मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर 1991 से यह मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है हमारे प्रिय पेय के रूप में बढ़ावा के लिए, कि हमारा प्रिय पेय कॉफ़ी के रूप में बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य में, पर्यावरण, पशु कल्याण के लिए, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा पशु कल्याण के लिए विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है। लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस सभी तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सभी तिथियों में आपको दिखाई देगा 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, ये महत्वपूर्ण है। फिर विश्व पशु दिवस, ये महत्वपूर्ण है। विश्व शिक्षक दिवस, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुछ और तारीखों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस, जो अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया कि भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है, तो 1932 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना ब्रिटिश शासन काल में किया गया था, तो इसलिए उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस तथा 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का या नवीनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप लोग कलेक्शन कर लीजिएगा। इस सारा का सारा PDF मेरे टेलीग्राम पेज में भी भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम पेज क्या है, तो रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर, इसे आप लोग सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करने के बाद जो भी PDF है वो वहाँ पे रख दिया जाएगा, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ डेट था जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है अंतर संसदीय संघ की बैठक। ये अभी शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये अभी डिस्कस हो चुका था कि यह जिनेवा में किया गया था अंतर संसदीय, जिसमें ओम बिरला भारत के लोकसभा स्पीकर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। अगले सवाल में जंप करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 8, द्रौपदी मुर्मू के 3 अफ्रीकी देश की यात्रा में 3 अफ्रीकी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 अफ्रीकी देश की यात्रा में पहली यात्रा कहाँ की गई, तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 अफ्रीकी देश का यात्रा किया जा रहा है, जिसमें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द्रौपदी मुर्मू के 3 अफ्रीकी देश, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे देश होगा। ठीक है। 3 अफ्रीकी देश, तो ये अफ्रीकी के बाद यहाँ पे देश आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर
3 अफ्रीकी देश की यात्रा कर रहे हैं। तो 3 अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले हैं। वो 3 अफ्रीकी देश का यात्रा कौन कौन सा देश में करेंगे? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देश की यात्रा के लिए निकले हैं, और जिसमें पहला है अल्जीरिया, फिर है मलावी, फिर मॉरिटनी। सबसे पहले वो अल्जीरिया जाएंगे, उसके बाद मलावी, फिर मॉरिटनी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। सबसे पहले कहाँ यात्रा करेंगे? अल्जीरिया में। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो गया अल्जीरिया। अब चूंकि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा के लिए निकले हैं, अल्जीरिया, मलावी और मॉरिटनी, तो ये सवाल एक महत्वपूर्ण बन गया। इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू के 3 अफ्रीकी देश में सबसे पहला वो यात्रा अल्जीरिया के लिए करेंगे, फिर मलावी के लिए करेंगे, फिर मॉरिटनी। तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो अल्जीरिया का पहले कैपिटल देखते हैं। तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। क्या है? अल्जीयर्स यहाँ का कैपिटल है। अल्जीरियन दिनार यहाँ का करेंसी है, अल्जीरियन दिनार यहाँ का करेंसी। और अब्देल मजीद तेब्बानी यहाँ के प्रेसिडेंट। कौन है प्रेसिडेंट? अब्देल मजीद तेब्बानी। यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 अफ्रीकी देश की यात्रा के दौरान अल्जीरिया में भी वो यात्रा किए थे, तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तेब्बानी है। यहाँ का करेंसी अल्जीरियन दिनार है तथा यहाँ की राजधानी अल्जीयर्स है। ठीक है, इसके बाद मलावी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मलावी का कैपिटल क्या होगा? तो मलावी का कैपिटल है लिलोंग्वे। ये यहाँ का कैपिटल हो गया तथा यहाँ का करेंसी है क्वाचा यहाँ का करेंसी हो गया। और मलावी के प्रेसिडेंट है लेज़ारुस चकवीरा। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। तो मलावी का कैपिटल हो गया लिलोंग्वे, मलावी का करेंसी हो गया क्वाचा, और मलावी के राष्ट्रपति कौन है? लेज़ारुस चकवीरा। ठीक है, साथ ही साथ एक और कंट्री है, उस कंट्री के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मॉरिटनी की कैपिटल क्या हो गया? तो मॉरिटनी का कैपिटल हो गया नोआकशॉट। क्या हो जाएगा? नोआकशॉट। ये यहाँ का कैपिटल हो गया। करेंसी यहाँ का हो जाएगा ओगुया यहाँ का करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद औलद गजाउनी। ठीक है, तो मॉरिटनी का कैपिटल हो गया नोआकशॉट, और यहाँ की करेंसी हो गई ओगुया, और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए मोहम्मद औलद गजाउनी। तो ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 अफ्रीकी देशों में पहली यात्रा वो अल्जीरिया के करने वाले हैं। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीयर्स, यहाँ का करेंसी है अल्जीरियन दिनार तथा यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्देल मजीद तेब्बानी। दूसरा वो यात्रा करेंगे मलावी का कैपिटल होगा लिलोंग्वे, यहाँ का करेंसी होगा क्वाचा तथा यहाँ के मलावी के प्रेसिडेंट लेज़ारुस चकवीरा होंगे। और लास्ट में उनका यात्रा होगा मॉरिटनी में, और मॉरिटनी के कैपिटल है नोआकशॉट, यहाँ की करेंसी है ओगुया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद औलद गजाउनी।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिकी का नोबेल प्राइज 2024 में किसे दिया गया था? तो 2024 में भौतिकी के रूप में, भौतिकी फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। किनको दिया गया? इनको संयुक्त रूप से दिया गया। किनको किनको? जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 5। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। तो इनको क्यों दिया गया है? तो इनको दिया गया है विभिन्न उपकरणों के उपयोग से उन विधियों का विकास किया है इन्होंने जो मशीन लर्निंग में उपयोगी देगा। किसमें? मशीन लर्निंग में उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसलिए जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को दिया जा रहा है 2024 का भौतिकी का नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: अर्थशास्त्र, शांति, मेडिसिन, भौतिकी, रसायन तथा साहित्य। ये सन 1901 से दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है? सन 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज सन 1901 से विभिन्न क्षेत्रों में दिया जा रहा है। तो 6 क्षेत्रों में से पहला अर्थशास्त्र, भौतिकी तो हम आपका पता चल गया कि भौतिकी में किसे दिया जाए? जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। अर्थशास्त्र में यह 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में यह 3 लोगों को दिया जा रहा है। 3 लोग कौन कौन है? डेरॉन एसोमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। तो ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये इन्होंने बतलाया है कि राजनीतिक संस्थाएं समाज की तरक्की पर किस प्रकार असर डालती है। इन्होंने क्या बताया है कि राजनीतिक संस्थाएं समाज की तरक्की पर किस प्रकार असर डालती है। इसलिए डेरॉन एसोमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया जा रहा है, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। तो सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है? अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है। शांति में कितने लोगों को किसे दिया जा रहा है? तो शांति में एक संगठन को दिया जा रहा है, जापान का संगठन है निहोन हिडानक्यो। तो ये सवाल जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि निहोन हिडानक्यो क्या है? तो निहोन हिडानक्यो जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2024 का शांति प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसे क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो संगठन निहोन हिडानक्यो ने इन्होंने बताया है कि परमाणु का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। परमाणु का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने पूरा बताया है। इसलिए जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को इस बार शांति का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मेडिसिन कितने लोगों को दिया जा रहा है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को, कितने लोगों को? 2 लोगों को दिया जा रहा है 2024 का नोबेल प्राइज। किनको दिया जा रहा है? तो 2024 का नोबेल प्राइज 2 लोगों को दिया जा रहा है। 2 लोगों में से पहले हैं विक्टर हेम्ब्रोस और गैरी रूफकुन। ठीक है, किनको दिया जा रहा है? विक्टर हेम्ब्रोस और गैरी रूफकुन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने माइक्रो RNA का खोज किया है। किसका खोज किया है? माइक्रो RNA की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को 2024 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। भौतिकी में कितने लोगों को दिया जाए? तो भौतिकी में 2 लोगों को, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया गया है, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। रसायन में 3 लोगों को दिया जा रहा है। कितने लोगों को दिया जा रहा है? रसायन में 3 लोगों को दिया जा रहा है। रसायन में 3 लोगों को दिया जा रहा है। 3 लोगों को दिया जा रहा है 2024 का नोबेल प्राइज। ये 3 लोगों में एक है डेविड बेकर। इसको आधा हिस्सा, मतलब कि जो भी हिस्सा दिया जाता है उसमें से आधा हिस्सा डेविड बेकर को दिया जा रहा है और आधा हिस्सा संयुक्त रूप से
डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया जा रहा है। डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। तो क्यों दिया जा रहा है? तो डेविड बेकर को दिया जा रहा है कम्यूस्टर्नल प्रोटीन डिजाइन के लिए। किस लिए? कम्यूस्टर्नल प्रोटीन डिजाइन के लिए, ठीक है। और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी के लिए, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको ज्वाइंट रूप से दिया जा रहा है, ठीक है। साहित्य के रूप में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है इस बार साहित्य के क्षेत्र में इस बार दिया जा रहा है दक्षिण कोरिया के हांगकांग को दिया जा रहा है, जिनके उपन्यास गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, ठीक है, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को, दक्षिण कोरिया के हांगकांग को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया जा रहा है, शांति के क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया जा रहा है, भौतिकी में 2 लोगों को दिया जा रहा है, रसायन में 3 लोगों को दिया जा रहा है और साहित्य में 1 लोगों को दिया जा रहा है। तो ये है 2024 का नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ मनाया गया, कहाँ समापन किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम क्या दिया गया था? इसका नाम दिया गया था काजिंदा। इसका नाम दिया गया था काजिंद, ठीक है। या 8वां संस्करण का समापन हो गया है और ये कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था उत्तराखंड में। ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में इसका समापन किया गया। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उत्तराखंड में 8वां संस्करण समापन हुआ, जिसका नाम था काजिंद। तो कजाकिस्तान के बारे में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना, ठीक है। यहाँ का करेंसी क्या हो जाएगा? तो कजाकिस्तान टेंगे। एक गाना आया भी था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, टेंगे टेंगे टेंगे। शायद मुझे लगता है कजाकिस्तान से ही का ही ओरिजिन रहा होगा वो, टेंगे टेंगे टेंगे। फिर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश में हाल में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया? तो किस देश में हाल में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया? तो यह अटैक इजराइल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा किया गया था। किसमें? ईरान में। तो ईरान में ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया गया है। किसमें? ईरान में। किसके द्वारा किया गया था? इजराइल में। तो ईरान का कैपिटल क्या हो गया? तेहरान। ईरान का करेंसी क्या हो गया? रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट हो गए मसूद, जिसके बारे में ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था, मसूद पेजेस्कियान। ठीक है। चलिए तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ईरान। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश के बिजली का हालत
अडानी ग्रुप द्वारा सुधारा जाएगा। तो अडानी ग्रुप द्वारा 30 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और 30 वर्षों का समझौता के बाद वो केन्या के बिजली के हालात को सुधारेंगे। मतलब बिजली से समझा बिजली के क्षेत्र में वो काम करने वाले हैं और केन्या के बिजली का जो भी समस्या है उसके हालात को सुधारेंगे। सुधारा जाएगा किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। तो अडानी ग्रुप के द्वारा किस देश के बिजली का हालात सुधारा जाएगा? तो वो है केन्या। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केन्या। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल क्या है? किस देश के द्वारा नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस का, ये क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस का करेंसी, फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल हो गया पेरिस। फ्रांस का करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन हो गए? इमैनुअल मैक्रों। कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, अलाई बलाई समारोह कहाँ संपन्न किया गया? तो अलाई बलाई समारोह जो दशहरा के अगले दिन संपन्न किया गया है, किसके अगले दिन? दशहरा के अगले दिन संपन्न हुआ है। या ये कहाँ संपन्न किया गया? तो ये तेलंगाना में संपन्न किया गया है। अलाई बिलाई दशहरा के अगले दिन जो तेलंगाना में संपन्न किया जाता है। तो अलाई बिलाई समारोह का संपन्न या समापन कहाँ किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। अगला सवाल क्या है? निजुत मोइना योजना किस राज्य द्वारा चालू किया गया है? तो निजुत मोइना योजना बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने या बंद करने के लिए और शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए एक योजना है जो 10वीं तथा 11वीं के महिला छात्रों को 1000 रुपये मासिक दिया जाएगा। और यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह असम सरकार के द्वारा चालू किया गया है, बाल विवाह को रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, निजुत मोइना योजना। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असम। क्लियर? किस भारतीय गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो यह आपके लिए सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस भारतीय गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन है कुलदीप यादव, दूसरा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी। चारों में से किस इंडियन फास्ट बॉलर को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, कुछ नियुक्तियों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में चयन किया गया, नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन है? संजीव कुमार सिंगला। कंबोडिया में भारत के नए राजदूत के रूप में बी बनलाल बन्ना को नियुक्त किया गया। किसे? बी बनलाल बन्ना को नियुक्त किया गया है। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूटे कौन है? नाटो के नए महासचिव। ठीक है, फिर एनसीआरबी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन को। किसे? आलोक रंजन एनसीआरबी के नए निदेशक रहेंगे। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के पद पर जफर हसन का नियुक्ति किया गया है। क्लियर? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है? जफर हसन। और टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन
चूँकि हमें पता है कि हम सभी के प्रिय रतन टाटा की मृत्यु के बाद, रतन टाटा की 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा को नियुक्त किया जा रहा है। किनको नियुक्त किया गया? नोएल टाटा को। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स के सभी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पेज में सर्च कर सकते हैं रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर। रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर में जाकर उसे ज्वाइन कीजिएगा और जितनी भी PDF है उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो सवाल पूछे गए उसका भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जो हमारे चैनल में नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नए नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।